thank you so much for having me on your platform. I think it's a privilege for me. जितने भी एस्पिरेंट्स, जितने भी लोग जिन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है, वो जानना चाहते हैं कि मेरी जर्नी कैसी रही. तो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे आकर मैं ये बताना चाहूंगी. My name is Aishwarya Sharon. I am AIR 93 in the Civil Services Examination 2019 and a former Miss India finalist of 2016 batch. अगर मैं अपने बचपन से लेकर अभी तक की बात करूं, मेरा पूरा जो बैकग्राउंड था, तो मेरे फादर डिफेंस में हैं. बेसिकली हम लोग राजस्थान के चुपकिया विलेज से बिलोंग करते हैं. मेरे ग्रैंडफादर एक फार्मर थे. मेरे फादर आर्मी में आए. एंड आर्मी बैकग्राउंड होने का बहुत से लोगों को पता होगा कि एक एडवांटेज कह लें या डिसएडवांटेज कह लें, वो ये होता है कि आप अलग अलग जगह बार बार आपकी पोस्टिंग आती है, आप ट्रैवल करते हैं. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. JNK, पंजाब, महाराष्ट्र, बहुत सी अलग अलग स्टेट में हम लोगों ने अपनी शिफ्ट करते रहे हैं. एंड अगर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूं तो 10 से 11 स्कूल मैंने बदले हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं, हर 2 साल में नए फ्रेंड्स, नए लोग, नई जगह. बट आई थिंक ये आपको बहुत सी अडेप्टेबिलिटी एंड जल्दी घुल मिलना, ये एक क्वालिटी है जो डिफेंस किड्स के लिए बहुत आसानी से उनमें आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड. अब अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मेरे जो 10th, 11th, 12th थे, स्पेशली आई जॉइंड माय संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी इन दिल्ली in the middle of my 10th grade. So when I joined the school, अगले साल हमारे स्कूल के इलेक्शंस थे फॉर काउंसिल. A lot of people said कि अरे ये तो नई लड़की है, इसका नंबर कहाँ से आएगा. But I think मेरी स्कूल के टीचर्स ने कुछ मुझ में देखा जो उन्होंने मुझे हेड गर्ल अपॉइंट कर दिया. And I think वो जो मेरा हेड गर्ल का टेन्योर था, हेड गर्ल ऑफ माय स्कूल फॉर 1 year, it really taught me so much. जब मैं अपने स्कूल में जो इनवाइटेड गेस्ट थे, मोस्ट ऑफ देम वर टॉप ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इंडिया, उनसे जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड दैट दिस इज गोइंग टू बी द सर्विस फॉर मी, दैट अल्टीमेटली माय ड्रीम इज टू बिकम अ सिविल सर्वेंट. सो 12th क्लास में मैंने मेंटली अपना एक एम बना लिया था कि अगले 5 साल के अंदर अंदर मुझे इस एग्जाम में बैठना ही है. सिलेक्ट हूँ या नहीं हूँ वो तो काफी चीजों पर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट आई विल अपीयर फॉर दिस एग्जाम. So 2014 was when I passed out of my school, and luckily in 2019 I got to sit for my UPSC exam. So I think a bit of luck and a lot of effort went behind this result that I've got today. Now coming to my college, I did my economics honors from Shriram College of Commerce. मेरे पास स्कूल में PCM with economics subjects थे. And I scored 100 on 100 in economics in my 12th board. So economics हमेशा से मेरे लिए एक बहुत ही interesting and I would say it was my favorite subject. So naturally my choice was to do economics honors. तो मैंने economics honors अपना SRCC में मैंने join किया. And in the first year of my college, I realized that I have a lot of free time. तो उसे अच्छी तरह utilize करना, you know, आप उस time में बहुत अपने ट्रैक से दूर भी जा सकते हैं, अपना डायरेक्शन लूज कर सकते हैं. लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस टाइम को अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यूटिलाइज किया जाए. So the first year of college, I was an active member of the debating society, the dance society, Enactus, which is a social service society of my college. So ये मैंने सारे ज्वाइन किए एक के बाद एक. And there was too much in my life going on at that point of time when it comes to these co-curricular activities. तो फर्स्ट ईयर तो पूरा इसमें निकल गया. सेकेंड ईयर में जब मैं आई तो आप कह सकते हैं एक कोइंसिडेंस या एक लक कि मैं अपनी मॉम के साथ एक मॉल में शॉपिंग करने गई. वहां पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा था, फ्रेश फेस डेडली. एंड क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम पास के लिए उसमें ज्वाइन कर लें, एक बार पार्टिसिपेट करके देखें, कुछ तो सीखने को मिलेगा. एंड ऐसा हुआ कि मैं वो कॉन्टेस्ट जीत गई. आगे दिल्ली लेवल हुआ, उसमें भी जीत गई. फिर 2 दिन के लिए मुंबई में वर्कशॉप हुई. वहां पर जब मैं गई तो मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे देखा. उन्होंने बोला दैट आई हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आई शुड प्रिपेयर फॉर द पैजेंट एंड कम बैक अगेन. तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैं वापस आई बैक टू नॉर्मल कॉलेज लाइफ. बट एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मिस इंडिया. A lot of people have a lot of myths about what a beauty queen is, and you know what a beauty pageant is.
I think these myths, these stereotypes have to be broken. A beauty contest is not about what you see on the outside. A lot of it depends on how you speak, what your personality is, and how brainy you are. You know, people are calling me beauty with brains, but essentially, I have the same brain that I had when I was modeling. There is no such thing called brainless beauty. I think every woman is beautiful, and every woman has got a brain. Every individual has got a brain. So, as flattered as I feel with this term, I think we should not segregate a large chunk of women as brainless beauties. जब मैं मॉडलिंग कर रही थी तभी मुझमें इतना ही इंटेलिजेंस था जितना यूपीएससी एग्जाम देने में था. तो आई थिंक ये एक सोच हमें बदलनी होगी. बट मूविंग ऑन, जब मैंने फिर अपना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, मेरी मम्मा का सपना था, उन्होंने मेरा नाम ऐश्वर्या भी इसी सपने के साथ रखा था कि बेटी एक दिन पार्टिसिपेट करेगी मिस इंडिया में एंड होपफुली मिस वर्ल्ड भी जीत कर आएगी. बट ऐसा हुआ कि वो तो नहीं हो पाया. आई डिड नॉट विन द पैजेंट. A lot of girls were much better than me, but at the same time I think I got to learn a lot from that platform. जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे मिला, इतने लोगों से मैं मिली. तो जब मैं वापस आई तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इंडस्ट्री के, स्पेशली मॉडलिंग इंडस्ट्री के बहुत से लोगों ने मुझे वहां नोटिस किया. एंड फिर 1-2 महीने तक तो नॉर्मल कॉलेज रूटीन चलता रहा. इनफैक्ट मैं जैसे ही मिस इंडिया से आई थी, 2 दिन बाद मेरे कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स थे. So I was really stressed out. But after a month or two, I started getting offers from the top designers of India, like Manish Malhotra, Anita Dongre, Rimple and Harpreet Narula, all of them. So I thought कि जब ये opportunity मिल रही है, तो क्यों ना इसे try किया जाए, just like any other co-curricular activity. तो जैसे मैंने अपने फर्स्ट ईयर में डिबेटिंग, डांस, इन सब में पार्टिसिपेट किया, मैंने मॉडलिंग को भी उसी नजरिए से देखा. तो फॉर मी मॉडलिंग वाज अ हॉबी, लेकिन अल्टीमेट एम तो हमेशा सिविल सर्विसेज ही था. मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर दीज मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स, आई यूज्ड टू टेक माय बुक्स अलोंग. यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू लाफ कि साथ में मेकअप चल रहा है, साथ में बुक हाथ में है, कभी कभी फ्लाइट्स में मैं अपनी असाइनमेंट कर रही हूँ. तो दैट इज हाउ आई बैलेंस माय मॉडलिंग एंड माय कॉलेज स्टडीज. लेटर ऑन जब मेरा 3rd ईयर हो गया, फिर जब मेरे को लगा कि नाउ आई शुड सीरियसली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माय यूपीएससी एग्जाम, बिकॉज एट द बैक ऑफ माय माइंड आई स्टिल हैड दैट 5-year टारगेट कि 5 साल में अपीयर होना था. तो वो टारगेट तो अभी भी है. 2019 इज द लास्ट डेट. तो फिर मैंने सोचा कि अब जब ग्रेजुएशन हो गई है तो आराम से बैठ के प्रिपेयर करना चाहिए. 2017 वाज द टाइम व्हेन आई ग्रेजुएटेड. बट उस टाइम हुआ ये कि मेरे फादर, उनकी पोस्टिंग आ गई मुंबई में. अगेन डिफेंस बैकग्राउंड, तो शिफ्ट तो करना ही था. तो आई रियलाइज कि इस टाइम अगर मैं शुरू करूंगी तो एक बहुत बड़ा डिस्टर्ब फेज होगा, और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको फोकस स्टडी चाहिए. तो आई थॉट ठीक है, मॉडलिंग चल रही है, कंटिन्यू करती हूँ. जब हम मुंबई में जाके सेटल हो जाएंगे तब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी. सो ड्यूरिंग दिस टाइम आई साइंड अप फॉर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. बहुत से अच्छे डिजाइनर्स के साथ मैंने काम किया, एडिटोरियल्स किए, बहुत से रनवे मॉडलिंग शोज किए. जितना मेरा शौक था मैंने बहुत अच्छे से उसको पूरा किया. एंड आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम ऑफ माय लाइफ. आई गॉट टू वर्क विद सो मेनी अमेजिंग पीपल. एंड मेरा लास्ट मॉडलिंग प्रोजेक्ट हुआ इन अप्रैल 2018. आई थिंक मॉडलिंग इज अ वेरी प्रोफेशनल इंडस्ट्री. अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए यस कहते हैं तो until unless you're really in your coffin, you have to do it, because the work ethics there are very very strict, no matter what age you are at. तो मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए एंड उसके बाद मैंने मई 2018 से अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की. तो दिस वाज अबाउट माय बैकग्राउंड. ऐसी मेरी जर्नी रही. एंड फिर यूपीएससी तो आपको पता ही है, 2 साल तक फिर आप एक यूपीएससी केव में घुस जाते हैं. उसकी एक अलग कहानी होती है. पहला तो ये कि इतने फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहे, तो कैसे मैंने अपनी पढ़ाई मैनेज की. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है. कई बच्चों के लिए बहुत टफ होता है क्योंकि आपकी पढ़ाई बीच में रुक जाती है, आप फिर शिफ्ट कर रहे होते हैं, नया स्कूल, फिर नए टीचर्स. तो डेफिनेटली ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बट मेरी हमेशा से सेल्फ स्टडी की आदत रही है. मैं स्कूल में ध्यान देती हूँ, लेकिन मैं अल्टीमेटली खुद से घर पे आकर ही पढ़ती हूँ.
और शायद इसीलिए मैंने यूपीएससी भी सेल्फ स्टडी से ही किया। तो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल डिस्कशन, आप उसे कैसे बैलेंस करते हैं। मेरे लिए हमेशा जो स्कूल में कोई भी पढ़ाए, अल्टीमेटली मैं आकर खुद से अपने शांति से उसको समझती थी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई कैन लुक अप इनटू द इंटरनेट, ऑन माय फोन, एनीवेयर। बट सेल्फ स्टडी आई थिंक इज व्हाट रियली वर्क फॉर मी। तो आप कहीं भी जाएं, अगर आप सेल्फ स्टडी अपना एम बनाकर रखें कि जो भी आपको पढ़ाया जाए आप घर पे आके उसे अच्छे से खुद समझें, तो इट कैन रियली सॉर्ट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। अब अगर मैं आपके दूसरे सवाल की बात करूं कि मॉडलिंग इंडस्ट्री कैसी होती है, उसमें क्या रूटीन होता है, तो आई थिंक मेनी पीपल थिंक दैट कैट वॉक इज लाइक अ केक वॉक, बट इट इज नॉट दैट। आई थिंक मॉडलिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द टफेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज उसमें जितने वर्किंग आवर्स जितने टफ होते हैं, आई थिंक उतना तो शायद सिविल सर्विसेज में मुझे ना लगे। इट्स अ बैटल इन इटसेल्फ। You need to have a backbone of steel, emotionally, socially, spiritually, in every way. It's a very tough competition out there because the best of the best women come there. And when I talk about modeling, I'm talking about the modeling which I did, that is high fashion runway modeling. So usme you need to be very fit. You don't have to be thin, but definitely you have to maintain a very good physique. Uh, you have to maintain your looks to a certain extent. When I say looks, it does not matter what your skin color is, or where you come from, what your ethnicity is. It's about taking care of yourself. Your skin, your hair, your nails, everything matters, because on the ramp you are like a beautiful mannequin walking. You have to make those clothes shine, and if you feel beautiful from the inside, then only you'll reflect it on the ramp. So that self confidence is very important. Now अगर हम रूटीन की बात करें, तो रूटीन मॉडलिंग में मैं कहूँगी कि काफ़ी सिंपल होता है, काफ़ी मोनोटोनस भी हो जाता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप सुबह जल्दी आप रिपोर्ट करते हैं, देन यू हैव टू सिट फॉर हेयर एंड मेकअप, दैट टेक्स अबाउट 2 to 3 hours। तो वो एक ऐसा टाइम है जब मैं पढ़ाई करती थी। मेकअप हो रहा है एंड बुक हाथ में है, दैट वाज अ कॉमन सीन बिहाइंड द स्टेज। And after that, you have your fittings, because the clothes are designed for your body type. Then you check them out, how they are. The designers see how you're looking. And then finally, it takes the entire day, depending on what time the show is. So ये सब पूरा routine चलता है. It takes about 10 to 12 hours for one day of fashion show. And if it's a fashion week, like the Lakme Fashion Week, which is the biggest runway show in Asia, it can even take up to 10 to 12 days just for the fittings to get over. तो वो कपड़े ट्राई करते करते ही आप इतना थक जाते हैं. इट्स वेरी टायरिंग जॉब. एंड इतने दिन मॉडलिंग करने के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मेरा शॉपिंग करने को बिल्कुल मन नहीं करता. बिकॉज पहले मेरे को ऐसे शुरू में लगता था, दैट when you're going for shopping, you try out new clothes. But once I entered into modeling, that entire hobby of mine has gone for a toss, because you're so tired of trying new clothes. They're wonderful clothes, but then you're sick of those clothes. आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के भी आप बोर हो जाते हैं. Ultimately, you want your loose t-shirt and pajamas. So I think that is what goes behind a modeling show. But it's a beautiful journey. आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, टेक्सटाइल वर्कर्स, हैंडलूम वर्कर्स. आई थिंक जो इंडियन डिजाइनर्स हैं, दे आर रियली मेकिंग एन एफर्ट कि हमारा कल्चर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, पेरिस फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, टोक्यो फैशन वीक, इन सब में हमारा कल्चर जो है वो उभर कर आए. तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री. जैसे हम कॉलेज की बात करें, तो कॉलेज में हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. तो आई थिंक पहली चीज तो ये है कि आप जितनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें करिए. टेक बिग रिस्क, गो आउट एंड गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, तो मॉडलिंग फॉर मी वाज टोटली आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. मेरे फैमिली में किसी ने मॉडलिंग नहीं की, किसी को कोई आइडिया नहीं था मॉडलिंग होती कैसी है. और इतनी मैं आई वुड से नर्डी थी कि मॉडलिंग तो इट वाज अ वेरी फार फेस्ट आइडिया फॉर मी. But I still went out of my comfort zone to explore it. And I think I came out much stronger and a much more positive human being when I left the field. So I think कभी भी डरिए मत. जो आपको एक्टिविटी जिससे आपको डर लगता है उसको ट्राई कीजिए, because this is the time when you can really explore your interest and hobbies. Secondly, अगर आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स की बात करें, तो आपके कॉलेज में कोई डिबेटिंग सोसाइटी होगी, आप वो ज्वाइन कीजिए.
जनरली लोगों से इंटरेक्शन अपना बढ़ाइए। और स्पेसिफिकली अगर आप डिक्शन की बात करें तो बहुत सी वीडियोस हैं, टेड टॉक्स हैं जो आप देख सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। एंड लास्टली टू ऑल द गर्ल्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन सम पैजेंट या जो इस इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, सो फॉर देम आई वुड से दैट यू नो देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज ऑनलाइन। मैंने खुद अपना पूरा रैंप वॉक फैशन टीवी देख देख के सीखा था। There was no mentoring for me even at that point of time. So I did it on my own. And if I made a mark in the industry, it was purely on the basis of my own efforts. तो जब मैं मिस इंडिया में गई, आई एम श्योर आप बहुत से लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, आई वाज वेरी रॉ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैड नो आइडिया how the modeling industry works, how to face the camera, how to speak. But I worked upon those things. I improved upon those things. You know, I still remember the time जब मैं, कई बार हम लोग रात को 2 बजे फ्री होते थे एंड 2 बजे भी मैं रात को अपना रैंप वॉक प्रैक्टिस करती थी फॉर द अदर डे सेशन। सो दैट सिंसेरिटी इज नीडेड इन व्हाटएवर यू डू। So I think if you do anything with lots of love, with lots of dedication, you enjoy it, you will surely improve upon your mistakes and your flaws. वो जो कहानी है कि मेरा नाम ऐश्वर्या राय जी के ऊपर मेरी मम्मा ने रखा, वो बिल्कुल सच है। उनका हमेशा से एक सपना था कि अगर बेटी होगी तो उसको मिस इंडिया में पार्टिसिपेट जरूर कराना है। और उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपनी पूरी जी जान लगाई। मैं उस पैजेंट में गई भी, बट कहीं ना कहीं मैं वो पैजेंट जीत नहीं पाई। उस टाइम थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर था, मम्मी को भी था, मुझे भी था। लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं उस टाइम के लिए तो मुझे लगता है वो मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम था। मेरे साथ 20 और कंटेस्टेंट्स और थी एंड ऑल ऑफ देम वर इक्वली हार्ड वर्किंग एंड ब्यूटीफुल वुमेन। तो आई थिंक जो जीती वो फुली डिजर्विंग थी। I was very raw at that point of time, and the way I took it and my mom took it was कि इस प्लेटफॉर्म से हमें इतना कुछ सीखने को मिला है, अब आगे हम इस सीख को कहाँ यूज करेंगे। एंड आई थिंक वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो जो सेल्फ बिलीव मुझे मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म से मिला, और बाद में जब मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में एंटर किया, तो कहीं ना कहीं वो एक कारण बना कि मैं इतनी जल्दी इस इंडस्ट्री में अपना एक कंफर्टेबल पोजीशन पर आ पाई। And I think even in my civil services interview, if I could face the panel without much anxiety, it was probably because Miss India के टाइम में जो हमारी ग्रूमिंग हुई थी, जो कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने काम किया था, जो इंटरव्यूज वहां पर भी होते थे वो मैंने फेस किए, कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है काम आया। तो जैसे भगवत गीता में भी लिखा है कि कोई भी आप जो काम करते हैं, दिल से करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो यूज होता है उसका। तो मुझे लगता है ये जो मेरे मॉडलिंग का जो बैकग्राउंड है वो मेरी सिविल सर्विसेज में भी मुझे बहुत हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड द अडेप्टेबिलिटी दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम देयर। जब लोग मेरी स्टोरी का 180 डिग्री टर्न देखते हैं कि पहले मॉडलिंग कर रही थी फिर अचानक से सिविल सर्विसेज, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना मुश्किल टर्न कैसे लिया होगा, काफी सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, कैसे सोशल मीडिया से स्विच ऑफ हुई होंगी। बट आई थिंक इतना मुश्किल नहीं था जितना ये साउंड करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये हमेशा ये बात थी कि मॉडलिंग इज नॉट वेयर आई बिलोंग टू, इट इज ओनली अ हॉबी फॉर मी। एंड मैं किसी भी चीज को उतनी ही इंपॉर्टेंस देती हूँ जितना वो डिजर्व करता है। तो जब मैं अपने कॉलेज में मॉडलिंग कर रही थी, मैं तब भी उसे एज अ हॉबी ही लेती थी। कभी अपने कॉलेज के एग्जाम्स मिस करके मैं कोई मॉडलिंग प्रोजेक्ट कर रही हूँ, नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एकेडेमिक्स वाज ऑलवेज माय प्रायोरिटी। इसीलिए शायद जब मेरी ग्रेजुएशन हुई, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए अपियर होना है, वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उस ग्लिट्स एंड ग्लैमर में मैं कभी इतना डीपली नहीं घुसी कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाए। आई थिंक एक मिडिल क्लास फैमिली से जब आते हैं आप, तो जो आपके फैमिली के जो संस्कार हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। सो नो मैटर वेयर आई वेंट, आई ऑलवेज रिमेम्बर्ड वेयर आई कम फ्रॉम। मुझे पता था कि अल्टीमेटली मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो अपना फोन स्विच ऑफ करने की बात करें, सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करने के 1-2 महीने पहले से ही स्विच ऑफ कर दिया था। इट हैड गॉट नथिंग टू डू विद माय सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। बहुत टाइम होता है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के टाइम भी है जब आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, बहुत से एस्पिरेंट्स जाते हैं। बट मेरे केस में ये था कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं, आई वुड से सोशल मीडिया, माय फोन, इट वाज टेकिंग अ टोल ऑन माय मेंटल हेल्थ। मैं सुबह उठते ही अगर अपना फोन चेक कर रही हूँ, तो दैट मीन्स आई एम बिकमिंग अ स्लेव टू द सेम टेक्नोलॉजी ऑफ विच आई शुड बी द मास्टर ऑफ।
तो आई थिंक ये जब रियलाइजेशन आई कि मैं इतना टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपने फोन पर, वो टाइम क्यों ना मैं किसी अच्छे काम के लिए यूटिलाइज करूँ। तो तब मैंने ये डिसाइड किया कि सोशल मीडिया से मुझे हट जाना चाहिए। और बाद में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब तो कोई सवाल ही नहीं होता किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ में लाने का। तब तो आप यही सोचते हैं कि जितना फ्री टाइम है उसको आप अपनी जो थोड़ी बहुत हॉबीज आप कर सकते हैं उसमें यूटिलाइज करें एंड नॉट वेस्ट द टाइम ऑन योर फोन, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप फोन भी देख रहे हैं तब भी यूर टायरिंग योर आईज, एंड कहीं ना कहीं वो मेंटली आपका वो इट गेट्स टायरसम फॉर यू मेंटली। तो इसीलिए मैंने सोशल मीडिया क्विट किया। And I do not regret any risk that I took in my life or any decision, because at the end of the day, you only regret the chances you didn't take. So when I went for modeling, when I quit social media, all of these were conscious decisions. Modeling में जाना अपने आप में मेरे लिए conscious decision था to be out of my comfort zone, to explore what's there for me. And जब मैंने सोशल मीडिया क्विट किया एंड प्रिपरेशन स्टार्ट की, वो स्विच मैंने किया, तब भी वो एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि अब ये मौका आ गया है कि मैं अपने अल्टीमेट पैशन की तरफ ध्यान दूं। तो इसीलिए शायद मैं ये स्विच इतना इजीली कर पाई। तो जितने भी एस्पिरेंट्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप एक बैलेंस्ड अपना अप्रोच रखें एग्जाम को लेकर, जैसे मेरे अगर केस की बात करूं मैं, तो मैं 10 घंटे पढ़ाई करती थी, 8 घंटे सोती थी, और 6 घंटे जो मेरा मन में आए उसके लिए मैंने टाइम निकाल रखा था। So 10+8+6 approach that really worked for me. तो उसमें आप अपनी हॉबीज इंक्लूड कर सकते हैं। You don't have to sacrifice anything. That's the reason why I don't want to make my story a struggle story. Because जैसे ही आप बोलते हैं कि मैंने इतना संघर्ष किया और इतना मुश्किल था मेरे लिए सब करना, बहुत से एस्पिरेंट्स उसी टाइम सोच लेते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा। तो ये चीज ना आए एस्पिरेंट्स के दिमाग में, मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। सो प्लीज डोंट गिव अप बिफोर यू ट्राई। कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपका बैकग्राउंड, आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, इसमें बिल्कुल भी उसका कोई रोल नहीं है। ये एक ऑल इंक्लूसिव एग्जाम है। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल लिमिटेशंस है, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप अपने जॉब पे जा रहे हैं, 9 to 5 जॉब है, आप मॉडलिंग से आ रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, एज लॉन्ग एज आप एक बैलेंस्ड वे में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ इस एग्जाम की तैयारी करें, तो आप जरूर क्रैक कर सकते हैं। इस एग्जाम में IQ, दैट इज योर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका इमोशनल क्वोशिएंट एंड आपका स्पिरिचुअल सोशल क्वोशिएंट भी है, दैट इज योर EQ एंड SQ। क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होती है, कई बार आपका आई वुड से इट मेंटल एक प्रेशर आ जाता है आप पे कि यार इतने देर से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, पता नहीं हो पाएगा या नहीं। तो ऐसे टाइम में आप अपने बिल्कुल निराश ना हो। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हैंडी होता है ऐसी चीजों में। लेकिन अगर वो नहीं है तो भी आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने जो चीजें आप करते हैं, जो जो चीजें आपको पसंद है, आपकी हॉबीज हैं, उसके लिए टाइम निकालिए। तो एक इमोशनल स्टेबिलिटी जरूर अपनी लाइफ में मेंटेन रखिए, बिकॉज ये कम से कम भी 2 साल लगते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने में, मिनिमम 1 साल की प्रिपरेशन और 1 साल का एग्जाम, योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, इट टेक्स द एंटायर ईयर। तो इतने लंबे एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं, तो मेरा एक जो मैसेज है वो यही रहेगा कि एक बैलेंस वे में आप करें। और अगर मैं बात करूं कि आपका जो करंट प्रोफेशन है या कुछ लोग जॉब करते हैं, तो आप अपने पेस पे पढ़ाई कीजिए। अगर आपके पास वीकेंड पे ज्यादा टाइम है तो आप वो टाइम यूटिलाइज कीजिए। अगर आप रोज 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो आप ट्रैवलिंग टाइम में अपने करंट अफेयर्स कर सकते हैं। तो ऐसे इनोवेटिव वेज आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ऑफ इम्पोर्टेंट आई वुड से फैक्ट्स या कोटेशंस, जो आप जाते जाते सुन सकते हैं। तो ऐसे अगर आप इनोवेटिव वेज यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये एग्जाम की जर्नी इतनी कठिन नहीं लगेगी आपको। तो ये मेरा एक मैसेज है। एंड आई थिंक जितने भी लोग, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो अलग अलग रिमोट एरियाज में हैं, जो सोचती हैं कि कैसे हम दिल्ली जाकर प्रिपेयर करें, मुझे नहीं लगता इस एग्जाम के लिए आपको किसी भी जगह जाकर प्रिपेयर करने की जरूरत है। आप जहाँ हैं आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरनेट इज अ बून, प्लीज उसे इस्तेमाल कीजिए। नोट्स निकालिए, उन्हें प्रिंट कराइए, अपने नोट्स खुद बनाइए। और किसी भी तरह की कोचिंग है उससे इस एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता कि चाहिए। जो चाहिए वो ये है कि आप
फोकस के साथ सेल्फ स्टडी करें, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप सब्जेक्ट्स देखें तो वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए कोई आपके दिमाग में कोई मेमोरी चिप घुसा नहीं सकता, वो अल्टीमेटली आपको खुद ही पढ़ना है। तो आई थिंक ये मेरा मैसेज होगा, एंड इट डज नॉट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, हाउ यू आर, एज लॉन्ग एज यू आर फोकस्ड, यू आर डेडिकेटेड एंड यू हैव दैट कमिटमेंट टुवर्ड्स दिस सर्विस, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक इट जस्ट लाइक मी। जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आई थिंक एवरीबडी हैज देयर ओन बैटल। सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। कुछ लोग रिमोट एरियाज में हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ लोग दिल्ली में आकर भी खुश नहीं है, माहौल ऐसा है कि उन्हें मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है। आई थिंक उन सभी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अंडरस्टैंड दिस एग्जाम, इट्स अ लॉन्ग एग्जाम। एक बैलेंस रूटीन रखें कि फाइनेंशियल लिमिटेशंस को इस एग्जाम के लिए आप अपनी लिमिटेशंस ना बनाइए। इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल कीजिए, बहुत सी फ्री ऑनलाइन सोर्सेज होती हैं। अगर आप मॉक टेस्ट के लिए साइन अप नहीं कर सकते, कोशिश कीजिए आप अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर लें। फाइंड इनोवेटिव वेज। जैसे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हैं, तो आई थिंक मैंने भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, मैंने भी पुराने या इवन अभी के भी जो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के जो मॉक सीरीज होती हैं वो अवेलेबल होती हैं फ्री ऑनलाइन। आपको थोड़ा सा अच्छे से सर्च करना पड़ता है, तो आप वो पेपर्स निकालिए, उन्हें प्रिंट कराइए एंड प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी चैलेंज को इतना बड़ा ना हो जाने दीजिए कि आप अपने मन में बिठा लें कि ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई चीज नहीं है। बहुत से लोग आपको ये बोलेंगे कि आप तो ये कर ही नहीं सकते, आपके तो स्कूल में इतने गंदे मार्क्स आते थे, आपके कॉलेज में आप नहीं पढ़ाई कर रहे थे। ये सब बिल्कुल मैटर नहीं करता है यूपीएससी के लिए। एवरी डे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप अब से क्या बनना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। किसी को ये मत बताने दीजिए दैट यू कांट डू समथिंग। हमेशा वो सेल्फ बिलीफ अपने ऊपर रखिए। तो यही मेरा मैसेज होगा सबके लिए। एंड आई थिंक मेरी स्टोरी से जितने भी लोग इंस्पायर हुए हैं, अगर वो मुझे देखकर अपने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं या और डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो आई थिंक इस स्टोरी का जो पर्पस है, जो इस प्लेटफॉर्म पे सबसे इंटरेक्ट करने का पर्पस है, वो फुलफिल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।